हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर दृष्टि करंट अफेयर 2022 इसका क्विक रिवीजन करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम अपना अगला वीडियो लेकर आए होंगे हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इस पर ख़त्म किया था, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आपके पास बैक टू बैक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, अपने नए वीडियो पर चलते हैं। अब टाइम कम है तो ज़्यादा हम इस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यहाँ से हमको नया वीडियो स्टार्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी करप्शन के कंटेक्स्ट में एक सूचकांक बनाया है सरकार ने। सरकार क्या बनाएगी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वैश्विक स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तरों को तुलनात्मक आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण मानक है, जो संबंधित देशों के भीतर एवं बाहर उद्यमियों एवं विश्लेषकों से प्रश्न पूछकर सर्वेक्षण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये हर साल किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय है आपके बर्लिन शहर है, जर्मनी देश में पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन में है, ठीक है। 1995 में से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, यानी जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CPI भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। 1995 से ये प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि CPI जारी करता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्ज़ाम में PT में 12 जून के बहुत अधिक संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल के आ रहा है इसमें, देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, जिसे CPI शॉर्ट फॉर्म में बोले था, CPI 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान की गई है। यह सूचकांक 0 से 100 अंकों में विभाजित होता है, ठीक है। 0 से 100 अंकों तक यह विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट, और 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार, यानी वेरी क्लीन, ठीक है। यानी जिस देश को 0 अंक मिलता है यानी वो सबसे भ्रष्ट देश वह है, यानी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और जिसको 100 अंक प्राप्त होता है तो उसको आप मान सकते हैं कि सबसे कम भ्रष्ट है, यानी वेरी क्लीन, यानी कि सबसे कम भ्रष्ट ये कह लो, या फिर सबसे उससे अच्छा एक शब्द है सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या है? इस सूचकांक में किसी भी देश को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होने जैसा स्कोर नहीं मिला, कि कोई भी देश पूर्णतः भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है ऐसा रैंक किसी को नहीं मिली, यानी कि 100 पॉइंट किसी को भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 100 अंक का स्कोर अर्जित नहीं कर सका है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। सूचकांक में शामिल देशों का औसत स्कोर कितना है? 43 है, यानी 43 ऊपर कोई देश पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। जबकि क्षेत्रीय आधार पर पश्चिम यूरोप एवं यूरोपीय यूनियन औसतन 66 के स्कोर के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि उप सहारा अफ्रीका देशों में अगर 33 देश हैं, 33 के औसत के स्कोर है, निम्नतम स्थान पर हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड अगले पॉइंट में क्या है। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 देश संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, जिनका कितना है इनको 88 अंकों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर, यानी अभी ये भी 100 अंक तक नहीं पहुँचे हैं, यानी ये भी वेरी क्लीन श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गया यहाँ तक की बात। अब आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या है।
तो फ्रेंड इस सूचकांक में अब वेरी क्लीन तो कोई नहीं है, आपको पता ही हो चल गया है। तो इस सूचकांक में देख लेते हैं अंतिम पायदान पर कौन सा देश है, ठीक है। तो अंतिम पायदान पर दक्षिणी सूडान देश 11 अंक प्राप्त करके अंतिम पायदान पे है, ठीक है। और 88 अंक प्राप्त करके फिनलैंड, न्यूजीलैंड, हैं, डेनमार्क, ये सभी देश प्रथम स्थान पे हैं, तीनों रूप, ठीक है। अब दक्षिणी सूडान जो है अंतिम पायदान पे है, इसको आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो अंतिम पायदान वाला ही पूछेगा, ठीक है। यानी 180 देश में हुआ तो सर्वे तो 180वें स्थान पर है ये, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल कर आ रहा है कि भारत की स्थिति, भारत को अपने देश की स्थिति देख लेते हैं, इस रैंकिंग में कहाँ पे है। तो भारत को मालदीव देश के साथ संयुक्त रूप से 85th रैंक यानी कि 50वीं रैंक हासिल हुई है। इन दोनों देशों का सूचकांक कितना है, 40 है। भारत और मालदीव का संयुक्त रूप से 50वीं रैंक दोनों देश को मिली है, यानी दोनों देशों का सूचकांक जो स्कोर है 40 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आप, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ ही सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। विश्व प्रसन्नता दिवस, हाँ, और ये भ्रष्टाचार और 2-4 थे और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें आपको एक जगह एक पॉइंट पे एक नोट बना के लिख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ये आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप दुर्गा पूजा के संदर्भ में क्या है, दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं वार्षिक बैठक 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कुल 47 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। विरासत सूची में 140 देशों में कुल 630 विरासतें हैं शामिल हो चुकी हैं अब तक अमूर्त रूप में, ठीक है। अमूर्त रूप में 140 देशों को मिलाकर कुल 630 विरासतों को अमूर्त रूप में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। वार्षिक बैठक के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की, यानी कोलकाता जो शहर है उसकी दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। दुर्गा पूजा भारत की 14वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी दुर्गा पूजा को भारत की 14वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को ने की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी इससे पहले 13 और अमूर्त विरासत को शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, तो आपको इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं कौन कौन सी हैं। अमूर्त की बात हो रही है तो फ्रेंड इसको याद रखिएगा आप। देखिए पहला क्या है, रामलीला, पहली बात हो रही रामलीला की। रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में इसको शामिल किया गया अमूर्त विरासत में। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में शामिल किया गया। कुट्टियत्तम जो है एक सांस्कृतिक नाट्य कला है, इसको भी 2008 में शामिल किया गया। रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में इसको शामिल किया गया, रम्मन को, ठीक है। ये गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है, यह अनुष्ठानिक रंगमंच भी इसको कह सकते हैं, 2009 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अमूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में, ठीक है। और पाँचवा है भूडियट्टू है, थोड़ा सा दक्षिण का नाम है इसलिए स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो भूडियट्टू जो है केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है और नृत्य नाटक के रूप में इसको यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा 2010 में, ठीक है। काले बिलिया जो है राजस्थान का लोकगीत है, नृत्य की श्रेणी में इसको 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब छऊ नृत्य जो है पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसको भी 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, ठीक है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, इसको भी ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, ठीक है। ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जो कि जम्मू एवं कश्मीर
में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है, इसको भी 2012 में शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर के रूप में। ठीक है, तो और नीचे आप देख लेते हैं जल्दी से क्या है। कि नीचे है आपके संकीर्तन। संकीर्तन जो है मणिपुर का एक अनुष्ठानिक गायन है। ढोल वादन नृत्य 2013 में इसको भी शामिल किया गया था। इसमें ढोल भी बजाया जाता है, ढोल वादन और नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, 2013 में इसको भी यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध किया गया। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला 2014 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, ये पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा, ठीक है, पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की एक शिल्प कला है, उसको भी अमूर्त रूप में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। ठीक है, और योगा को आप जानते हैं बहुत फेमस हुआ था, 2016 में इसको अमूर्त रूप में शामिल किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है योगा। ठीक है, 2016 में इसको यूनेस्को की अमूर्त रूप में शामिल किया गया था सूची में। नवरोज़ एक त्यौहार यानी उत्सव है, इसको भी यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, योग और नवरोज़ को 2016 में ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से आप इसी पेज के अगले कॉलम को देख लेते हैं फट से एक बार जल्दी से। ये देखिए स्लाइड थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो गई, सॉरी फॉर डैट। और ये देखिए आपका आ गया कुंभ मेला। ये फिर देखिए क्या हो जा रहा है बार बार भाई। अच्छा, कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला को, अरे ये कौन सी स्लाइड आ गई। हाँ फ्रेंड, कुंभ मेला को 2017 में अमूर्त धरोहर के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 13वें नंबर पे। 14वें नंबर पे कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये आपको पता ही है, जो अभी 2021 में शामिल किया गया हाल फिलहाल में। ठीक है, तो कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया, ये तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की धरोहर में 2021 में शामिल किया गया। चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पूछा जाता है अक्सर को पीटी के क्वेश्चन में, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ एआरओ हो, सब में पूछा जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, 2021 में किसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा, ठीक है, 1927 से प्रतिवर्ष, 1923 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1927 से प्रतिवर्ष यानी हर साल पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में, वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में, मैन ऑफ द ईयर, जिसे मैन ऑफ द ईयर कहते हैं। मैन ऑफ द ईयर किसे कहा गया था उस टाइम, मैन ऑफ द ईयर नाम से इसको जारी किया जाता था, घोषित किया जाता था। बाद में फिर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इसका नाम किया गया। तो चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। इस पत्रिका के संपादकों यानी एडिटर द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। ठीक है, भारत के तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 में ही टाइम पर पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना था। ये भारत देश के लिए हमारे बहुत गर्व की बात है कि 1930 में ही हमारे देश के राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं आगे इसी स्लाइड में क्या है। हालांकि वर्ष 2016-17 के वर्ष 1930 में चुना गया था। वर्ष 2014 और 16 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर पोल्स का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया। यानी 2014 व 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल जो किया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के संदर्भ में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया गया। ठीक है, 2014 में 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, जल्दी से उसको भी एक बार देख लेते हैं सरसरी नज़र से। 13 दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम कौन सी 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वर्ष 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, एलन मस्क जो है अमेरिका के, उन्हें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं और इन्हीं को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2021 में। ठीक है, मस्क अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्स के संस्थापक एवं सीईओ हैं। ठीक है,
स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं और सीईओ हैं एलन मस्क, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह विद्युत वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र से संबद्ध, ठीक है, यानी इसके अतिरिक्त वह विद्युत वाहन या इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र से संबद्ध अमेरिकी कंपनी टेस्ला इंक, ठीक है, टेस्ला इंक कंपनी कौन है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, के सीईओ भी हैं। एलन मस्क के पास 3 देशों दक्षिण अफ्रीका 1, अमेरिका 2 तथा कनाडा 3 देशों की नागरिकता है, सिटीजनशिप है, ठीक है। अब ये भी मालूम हो कि फोर्ब्स पत्रिका ने भी 2021 में एलन मस्क को $300 बिलियन संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति घोषित किया, जिनके पास अब तक की सबसे ज़्यादा संपत्ति है $300 बिलियन, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष 2021 में टेस्ला ने क्या किया, $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कंपनी इनकी टेस्ला है कंपनी, उसने $1 ट्रिलियन, इतनी तो किसी देश की इकॉनमी तक नहीं होती, ठीक है, के बाज़ार का पूंजीकरण प्राप्त किया, जिसे मस्क सर्वकालिक सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इसके द्वारा मस्क सर्वकालिक सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो चलिए टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्व को प्रभावित करने वाले विजेताओं की भी घोषणा की गई, ठीक है। हीरोज़ ऑफ द ईयर कौन कौन है, हीरोज़ ऑफ द ईयर कौन है, वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, मिरेकल वर्कर्स नाम से अभिहित हैं, ठीक है। हीरोज़ ऑफ द ईयर वो चुने गए वैक्सीन वैज्ञानिक। एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिकी गायक हैं ये, ओलिविया रोड्रिगो, ठीक है। एंटरटेनर ऑफ द ईयर, हीरोज़ ऑफ द ईयर हो गए वैक्सीन वैज्ञानिक, एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, अब देखिए फ्रेंड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, सिमोन बाइल्स, ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, ठीक है, इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड ये यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं